हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच आर आई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, नेट एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MCQs ऑन लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो कि आपका कलेक्ट किया गया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ UGC नेट, कोल इंडिया, भेल और सेल। ये सब से कलेक्ट किया गया है ये सारे MCQs। तो इसका सेट 4 ये है। पिछला जो 3 सेट जिसमें आपका 80 क्वेश्चंस कवर किया गया है, तो वो सबका अगर आप उसको नहीं देखे हो तो यहाँ पे मैं कार्ड में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक उसका, या फिर इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दिया जाएगा 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो इस वीडियो को देखिए एंड तक, और आपको ये करना है कि हर क्वेश्चंस के बाद आपको पॉज करना है और क्वेश्चन का आंसर खुद ही देने के लिए आप कोशिश कीजिए। देखते हैं कितना क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। जितना मार्क्स आपका होता है आउट ऑफ 20 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू एंड इट इज़ माई फेसबुक page. This is my Twitter handle, and please join the Telegram group in which I provide daily MCQs, which is of exam level questions. Okay, so चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 81 क्वेश्चन से लेके अप टू 100 क्वेश्चन तक ये जाएगा। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन आपका क्या है? For which industry the first non-statutory wage board was set up in India? It is from NET June 2018. The first option is cotton textile, then cement industry, then iron and steel industry, then coal mining industry. So please pause the video and try to answer the question. So answer of this question is option A, cotton textile industry. It is the first non-statutory wage board was set up in this industry. Okay, so the next question is 82nd question. मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम मैच करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे प्रोविजंस दिया गया है। पहले कॉलम में फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजंस और दूसरे में कितने वर्कर्स चाहिए उस प्रोविजंस को सेटिस्फाई करने के लिए, उस प्रोविजंस को ओबे करने के लिए। कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है, वेलफेयर ऑफिसर है, शेल्टर रूम और सेफ्टी ऑफिसर। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? ट्राई कीजिए इसका आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर आपका मोर देन 250 वर्कर्स, वेलफेयर ऑफिसर 500 और मोर, शेल्टर रूम मोर देन 150 वर्कर्स और सेफ्टी ऑफिसर 1000 और मोर वर्कर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फॉर एन अडल्ट वर्कर what is the cut-off limit of time in evening after which a woman cannot be deployed? तो यहाँ पे adult women के बारे में बात किया जा रहा है। adult women cannot be deployed unless there is an exemption. अगर exemption नहीं है तो उस हिसाब से कट ऑफ लिमिट, टाइम लिमिट मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ये आपका कोल इंडिया 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था 6 PM या फिर 10 PM या फिर 9 PM या फिर 7 PM। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आपका होगा 7 PM। सो ये वीडियो आपका बहुत लेंथी तो नहीं रहेगा, फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स अप टू रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 द डिटर्मिनेशन ऑफ द एस्केप्ड अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर शैल बी मेड विद इन व्हिच पीरियड फ्रॉम द एम्प्लॉयर shall be made within which period from the date of communication of the order passed by the authorized officer? ये आपका क्वेश्चन आया था नेट जून 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोलता है कि, तो यहाँ पे दिया गया है कि EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे एस्केप्ड अमाउंट जो भी है उसको रिकवर कितने दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है। जब इसका ऑर्डर पास हुआ कम्युनिकेशन, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर कितने दिन के अंदर अंदर इसको रिकवर करेगा? 3 years या फिर 5 years या फिर 7 years या फिर 10 years? सो इसका आंसर होगा आपका 5 years। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फॉर्म ऑफ यूनियन सिक्योरिटी इन व्हिच ए कंपनी कैन हायर ओनली यूनियन मेंबर्स। सो यहाँ पे ओनली यूनियन मेंबर को हायर करना पड़ेगा कंपनी को। इसको क्या बोलेंगे हम? भेल 2019 में एक क्वेश्चन आया था, यूटिलिटी शॉप या फिर एजेंसी शॉप या फिर क्लोज्ड शॉप या फिर ब्लैंक शॉप।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोज्ड शॉप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following statements relating to the second National Commission on Labour either are not true? ये आपका नेट 2018 का जून में आया था ये क्वेश्चन। तो सेकंड नेशनल कमीशन के तहत कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? द कमीशन एनवाइसेज ए सिस्टम ऑफ लेबर कोर्ट्स, लोक अदालत एंड लेबर रिलेशंस कमीशंस as the integrated adjudicatory system in labor matters. The commission recommended that the Essential Services Maintenance Act should be withdrawn. The commission was in favor of setting up wage boards for fixing wage rates for workers in any industry. तो यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए या फिर ए एंड बी या फिर ओनली सी या फिर ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, ओनली थर्ड ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the provisions of the Minimum Wages Act 1948, a claim shall be presented within which time period from the date on which the minimum wages become payable? यहाँ पे क्वेश्चन आया था सेल 2019 का। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 2 months या फिर 6 months या फिर 3 months या फिर 12 months, विच विल द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 6 months, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then the next question is, according to the Factories Act 1948, for an adult worker, what is the maximum permissible limit of working hours including overtime in a week? तो overtime को include करते हुए कितना maximum hours यहाँ पे permissible time limit है working period in a week, weekly working period? 48 hours, 50 hours या फिर 9 hours या फिर 60 hours? तो यहाँ पे ओवर टाइम अगर इंक्लूड आप नहीं करोगे तो यहाँ पे 48 आवर्स है, पर अगर आप ओवर टाइम इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे 60 आवर्स है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, आपका कोल इंडिया 2016-17 का पेपर में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज प्राइमरली हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये आपका क्वेश्चन आया था नेट जून 2019 में। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन द ऑक्यूपायर और मैनेजमेंट, देन द सेफ्टी कमिटी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Option C is the correct answer, occupier or management. Okay, so next question is the 90th question. Which of the following is a process in which the parties to the dispute submit their differences to the judgment of an impartial person or group appointed by mutual consent or statutory provisions? ये आपका क्वेश्चन आया था भेल 2019 का। तो यहाँ पे कौन सा ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी डिस्प्यूट्स के पार्टीज़ हैं वो सबमिट करते हैं जो भी डिफरेंसेस उनका है, ठीक है? तो एक इम्पार्शियल पर्सन को वो सब सबमिट करते हैं, या फिर कोई भी ग्रुप अगर इम्पार्शियल है तो उसका उन सब का म्यूचुअल कंसेंट होते हुए ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू ये सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन ए कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन, ऑप्शन सी एडजुडिकेशन या फिर ऑप्शन डी कॉन्सिलिएशन। तो यहाँ पे इम्पार्शियल, यहाँ पे थर्ड पार्टीज एक बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है आर्बिट्रेशन। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the amendment to the Payment of Wages Act 1936 made in 2017, the act shall apply to wages payable to an employed person drawing a monthly wage not exceeding। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, वो वेज लिंक के बारे में ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था नेट जून 2018 में। ₹28,000, ₹26,000 या फिर 24,000 या फिर 30,000। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ₹24,000, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेल 2019। As per the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, a standing order finally certified shall not be modified until the expiry of how many days or months? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के तहत जो स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली उसको सर्टिफाई किया गया है, तो वो मॉडिफाई कब तक नहीं होगा, ठीक है? 15 days, 30 days, 3 months या फिर 6 months। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका है 6 months। 6 months तक ये मॉडिफाई नहीं होगा जो भी फाइनल सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स है। तो 93rd क्वेश्चन देखते हैं। डनलॉप मॉडल इज ए पार्ट ऑफ विच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस? इट इज फ्रॉम कोल इंडिया 2016-17 पेपर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिस्टम्स अप्रोच,
then trusteeship approach, then unitary approach, then conflict approach. So the correct answer will be option A, systems approach. This is the Dunlop model. Then the next question is, who among the following is associated with the human relations approach to industrial relations? So this question is from NET June 2019. So human relations approach किसके रिलेटेड है आपका? चार्ल्स ए मायर्स, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, डेल योडो या फिर माइकल पुएल या फिर एल्टन मायो. सो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आपका बहुत इजी, आपका एल्टन मायो ने दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल व्यूज इंडस्ट्रियल रिलेशंस as a system involving workers, organizations, managers and government agencies. तो यहाँ पे कौन दिए थे कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ये एक सिस्टम जिसमें आपका वर्कर्स है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, मैनेजर्स और गवर्नमेंट एजेंसी, ये सारे इन्वॉल्व इसमें है एक सिस्टम में. ये आपका क्वेश्चन आया था भेल 2019 में. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज वाटसन्स मॉडल, देन मिलर एंड मोदिग्लियानी मॉडल, देन मिलर एंड फॉर्म्स मॉडल, देन Dunlop's model. So the correct answer is option D, Dunlop's model. So it is the correct answer. Then the next question is 96th question. So 5 questions to go. So for a person employed in a seasonal establishment, what's the rate of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act? तो seasonal establishment के लिए रेट क्या है, ये आपका क्वेश्चन आया था नेट जून 2018 में. 15 days wages पर सीजन, या फिर 7 days wages पर सीजन, या फिर 10 days wages पर ईयर, या फिर 10 days wages पर सीजन. सो फॉर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट द करेक्ट आंसर विल बी 7 days wages पर सीजन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not included in the definition of wages as per the Payment of Wages Act 1936. सो वेजेस का डेफिनेशन में क्या यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता. तो ये क्वेश्चन आपका आया था सेल 2019 में. So the first option is bonus as a part of salary, या फिर remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of a court. तो ये दोनों तो मेरे ख्याल से आता है आपका वेजेस के डेफिनेशन के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं, remuneration in respect of overtime work or any leave period, या फिर any traveling allowances or the value of any traveling concession. So वेजेस के डेफिनेशन के अंदर आपका कौन नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड? ऑप्शन डी, any traveling allowances or the value of any traveling concession. So option D is the correct answer. Then the next question is, the theory of emergence of trade unionism that is included in manifesto of the Communist Party. तो कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में कौन सा थ्योरी यहाँ पे है जो कि आपका ट्रेड यूनियनिज्म का इमर्जेंस का थ्योरी है? ये आपका क्वेश्चन आया था CIL कोल इंडिया 2016-17 में. फर्स्ट ऑप्शन इज बिजनेस थ्योरी, देन सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, देन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी, देन रिवोल्यूशनरी थ्योरी. सो व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर? तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे हर समय यहाँ पे रिवोल्यूशन की बात करता था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के रिलेटेड यहाँ पे रिवोल्यूशनरी थ्योरी ही होगा. बहुत ईजी है ये, आप लिंक कर पाओगे इसको. तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. देन द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अंडर पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स, ये टर्म आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में. द टोटल नंबर ऑफ आवर ऑफ वर्क इन एनी डे फॉर ए वर्कर शैल नॉट एक्सीड. तो डेली वर्किंग आवर कितने को एक्सीड नहीं करता अंडर पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स. ओके, 11 आवर्स, 12 आवर्स, या फिर 13 आवर्स, या फिर 10 आवर्स. तो एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स के केस में यहाँ पे डेली आवर ऑफ वर्क यहाँ पे होगा आपका 12 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर. आपका नेट जून 2019 में आया था. और यहाँ पे अगर डेली वर्क आवर के साथ अगर यहाँ पे जो रेस्ट पीरियड भी इंक्लूड किया जाए, ताकि अगर स्प्रेड ओवर यहाँ पे बोला जाता था तो यहाँ पे 13 आवर्स आपका आंसर होता था. अगर स्प्रेड ओवर यहाँ पे बोला गया होता, पूछा गया होता यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे स्प्रेड ओवर तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ वर्किंग आवर्स दिया गया है, डेली वर्किंग आवर्स. अंडर द एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स इट इज़ 12 आवर्स. सो द फाइनल क्वेश्चन, which of the following models visualizes an organization as having a cultural pattern in which collective bargaining incorporates a range of activities including collective action, grievance redressal, bargaining, etc. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आया था भेल 2019 में. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड
किया गया है यहाँ पे, कलेक्टिव एक्शन, ग्रीवेंस रिड्रेसल और बार्गेनिंग, ये सारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये कौन सा मॉडल है? मिलर एंड फॉर्म्स मॉडल, डनलॉप्स मॉडल, एजेंसी मॉडल या फिर आल्डरफर्स्ट मॉडल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा मिलर एंड फॉर्म्स मॉडल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपका ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 4 वीडियोज़ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है आपका नेट, कोल इंडिया, भेल और सेल का, यहाँ पे 4 वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूँ फ्रॉम लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा, आपका यूजीसी नेट या फिर कोई भी अगर आपका एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आपका। ठीक है, तो आगे भी ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।